नमस्कार साथियों, कहानियों के अद्भुत संसार साहित्य संदूक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन भाग 3। भाग 2 में हमने देखा कि कालिदास के पास उज्जैनी के राजकवि होने का अवसर आता है। कालिदास नहीं जानना चाहता, लेकिन मल्लिका उसे समझाती है। वहीं मल्लिका का पड़ोसी है विलोम। अब ये तो इसमें नहीं बताया है कि पड़ोसी है, लेकिन जानकार है, जो उसकी माँ और मल्लिका दोनों को बहुत अच्छे से जानता है। कहीं ना कहीं मल्लिका को पसंद भी करता है और वो चाहता है, लेकिन वो जानता है कि मल्लिका उससे नफरत करती है और कालिदास से प्रेम करती है, तो वो चाहता है कि कालिदास जाने से पहले मल्लिका से विवाह कर ले। इसी क्रम में वो मल्लिका की माँ से बात करता है, तभी कालिदास और मल्लिका आ जाते हैं। दोनों में परस्पर वार्तालाप होता है। यहाँ हमने पिछले प्रसंग को समाप्त किया था। विलोम कहता है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षणभर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कहते हैं ना, डिफरेंट वायर्स ईच अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो बस वही है। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोके के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, में इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास को कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? अंबिका अंदर चली जाती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता आ रहा है। हरे विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका बात काटती है बीच में। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अरे मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? अंबिका कहती है कि मैं कह चुकी हूं, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना, और अंदर चली जाती है। बस चल ही दी? अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है और फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उल्मुख कालिदास के मुख के निकट ले जाता है ना, दीपक को। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा?
परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा क्षण हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका उन दोनों के बीच में आ जाती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं अपना भला बुरा सब समझती हूं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता, तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम कहता है कि अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। मल्लिका कहती है, फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का नहीं है। उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, और वह प्रश्न मैं हूं ना। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा दी। यहाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो ना। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें छपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत कुछ सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूं, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटने पर कोहनियां रख देती है। तुम यहां से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूं कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूं जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे तुम कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नए अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका कहती है, मेरी ओर देखो। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के हिरण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। यहाँ के मेघ है वो मेघ, हिरण, सबको साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। है ना। अब इनका ही एक और रचना है कालिदास की, मेघदूत। शायद मल्लिका के लिए ही लिखी गई है, या आप ये तो जान लें कि कोई ना कोई प्रेयसी अवश्य रही होगी, क्योंकि इतनी सुंदर रचना जो कालिदास ने अपने जीवन में लिखी, जिसने कभी अपने जीवन में किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं किया होता, वो प्रकृति के इतने करीब नहीं हो सकता। है ना। प्रकृति को समझने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक तत्व है। अब विवाह जो है वो समर्पण और सामाजिक एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रेम नितांत व्यक्तिक प्रक्रिया है, और उसके बारे में क्या ही कहा जाए। चलिए, वो गूंगे का गुड़ है।
आगे देखते हैं। बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है, कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपकाकर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी, यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है मैं तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तो मैं नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छुपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती भी हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। मल्लिका मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोके के पास जाकर उससे सिर टका टिका लेती है। उसकी माँ कहती है कि तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। तो कालिदास को मेघ के समान मानती है। और वैसे भी नाम भी में भी काला ही, और आषाढ़ का दिन है। पूरा नाटक एक दिन की व्यवस्था पर आप देखें कि किस तरीके से एक दिन व्यक्ति के जीवन को बदल देता है ना। और पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती। रो नहीं मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है ये दुख नहीं, ये सुख है माँ, सुख। अंबिका के बक्ष में अपना मुंह छिपा लेती है। पुनः में एक गर्जन सुनाई देता और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। अब ये यहाँ से कालिदास के जाने की कथा है। अब यहाँ पे कालिदास चले गए हैं। अंक 2 यहाँ प्रारंभ हो रहा है कुछ वर्षों के अनंतर, है ना, जैसे सीरियल में दिखाते हैं ना, आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 7 ईयर्स, तो उसी तरीके से अंक 2 है कुछ वर्षों के अनंतर। वही प्रकोष्ठ, यानी वही जहाँ मल्लिका को छोड़कर गया था, वहीं पर ये प्रारंभ हो रहा है पुनः नाटक का दूसरा भाग। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 हैं, उन पर कोई ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ पर एक रेशमी वस्त्र बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांकियां लगी हैं। इससे पता चलता है कि अब मल्लिका की स्थिति अत्यधिक दीनहीन हो गई है। कुछ नहीं है उसके घर में, न बर्तन है, न साबुत कपड़े हैं। एक टूटा मेड़ा ड्यूड़ी के द्वार पर रखा है। चौकी एक ही जिस पर मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका कहती है वैसे ही ज्वर आता है, अभी पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। लगता तो नहीं, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। निक्षेप कहता है अब देखिए माँ माँ होती है, हालांकि कष्ट मल्लिका को भी है, लेकिन माँ के सामने अगर उसकी संतान दुखी हो तो वो कष्ट माँ को अंदर से बीमार कर देता है। 2 वर्ष हो गए कालिदास को और जब से गया है तब से इसकी माँ निरंतर बुखार में है। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका कहती है औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका कहती है ठीक है। निक्षेप कहता है दुबली होती जा रही हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाने लगती है। कभी कभी सोचता हूं उज्जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। गंभीर भाव से उसकी ओर देखती। किस बात का? बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह, मल्लिका कहती है कि मुझे प्रसन्नता है कि वहां रहकर वो इतने व्यस्त हैं। यहाँ केवल उन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी,
किंतु वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे इनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। यों तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी, मल्लिका कहती है, फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है, उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका को बहुत विश्वास है कालिदास पे। वो कहती है कि व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना तो यह भी था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है, तो इसमें बुरा क्या है? विक्षेप कहता है कि एक तरह से देखें तो बुरा भी नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, अंबिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कही नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है दुहिता बहुत विदूषित, ये अंबिका नहीं होगा, मिस प्रिंट है, यहाँ मल्लिका होगा, है ना? तो ये मल्लिका कह रही है कि उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती, मतलब जिससे शादी हुई है गुप्त वंश की जो राजकुमारी है, वे असाधारण है। मतलब कालिदास असाधारण है तो उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि देखें तो इसमें एक तरह से तो कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैंने उन्हें जाने के लिए उन्हें प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप कहता है, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। मल्लिका कहती है कि मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है, निक्षेप कहता है। मल्लिका कहती है कि केवल इतना ही अंतर है। औषध के लिए खड़ी होती है, माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़ों की टापों की शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा कर देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है, किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं। अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोके के पास से हट आता है। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निक्षेप प्रश्नवाचक दृष्टि से कहता है, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती। क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते क्योंकि वर्षा का मौसम है। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोके के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप कहता है, हैं? नहीं, परंतु नहीं कैसे? मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे? अरे निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका, परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई उन्हें न पहचान पाए तो ना पहचाने। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए। उसी उत्तेजना में चले जाता है। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है। पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालिसी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगनी संगनी को आगे करती है। रंगनी, इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगनी उसे आगे कर स्वयं पीछे हट जाए। तू पूछ। रंगनी, मैं पूछती हूँ, सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं।
रंगनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं गांव प्रदेश में घूमने। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का भी अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है रंगनी। और यह है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है और अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय सारे स्थान से जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लोग इसे क्या कहते हैं मल्लिका? प्रकोष्ठ। ओहो, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर इसे मल्लिका कुंभ। कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्धा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्धा को तरवा। यरवाण स्थिवार्ण ऋषियो बभूव। मल्लिका कहती है मुझे उतना ज्ञान नहीं। मतलब ये चाहती है कि गांव है तो गांव की भाषा बोली जाती होगी। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी, मैं यह नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। सॉरी। रंगनी चूल्हे के पास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांक कर उसके पास आ जाती है। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? औष जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? भास्ववन्नी रत्नाति महौषधिश्च। मल्लिका, औषधियां प्रकाश नहीं देती। औषधियां प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वो झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे। मतलब उनको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता, जबकि मल्लिका ने तो कालिदास के एक एक अक्षर को रट रखा होता है। दोनों चली जाती है। मल्लिका जोड़ी का किवाड़ बंद कर देती है और आंखें मूंद लेती है। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है, सब पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर जब तुम जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। तो देखिए मल्लिका कितनी प्रयत्न पूर्वक उसकी चीज़ों को संभाल कर रखती है। उसके लिए पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी और ना ही कागज़ बनाने की मशीन होती थी, तो वो अपने हाथ से उसके लिए भोजपत्रों से जिस तरीके से करते हैं सुखाकर उनको तैयार करती है, सिल के ग्रंथ तैयार करती है कि इस पे कालिदास कोई रचना लिखेगा। लेकिन अब मल्लिका को लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। मल्लिका तब भी प्रेम में थी, मल्लिका आज भी कालिदास के ही प्रेम में है, लेकिन कालिदास का जीवन बदल गया है। किस तरीके से बदल गया है? क्या कालिदास मल्लिका को पुनः स्वीकार करता है या अपने साथ लेके जाएगा? या मल्लिका की स्थिति भी आम भारतीय नारियों की तरह ही रह जाएगी? त्याग की और करुणा की प्रतिमूर्ति बनकर रह जाती है मल्लिका, या उसे भी राजसी संरक्षण या ठाट बाट की प्राप्ति होती है? देखेंगे कल के अंक में। संभवतः कल का अंक इस नाटक का अंतिम अंक हो तो आप अवश्य देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद।